दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवायद और उसके अज्जा को समझेंगे। सक्षमता एग्जाम में उर्दू टीचर से उर्दू कवायद से सवालात पूछे जाते हैं। इस तरह के सवालात कवायद के खास टॉपिक से उठाए जाते हैं। उन्हीं खास टॉपिक में कवायद और उसके अज्जा शामिल हैं। हमने सक्षमता एग्जाम का क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, जिसे पाकर आप कम समय में मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। खास तौर से इस क्रैश कोर्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कलेक्शन इंक्लूड हैं और इम्तिहान में मारूजी सवालात ही पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट से हासिल करके आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इंडिविजुअली हमसे संपर्क करके भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। दोस्तों, कवायद जो होता है उसे अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं, हिंदी में इसे व्याकरण कहते हैं। ग्रामर हो चाहे व्याकरण हो चाहे कवायद हो, इसका ताल्लुक ज़बान से होता है, भाषा से होता है, लैंग्वेज से होता है। ये जो है ज़बान का सही बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। ज़बान के बोलने के, लिखने के, पढ़ने के कुछ उसूल होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं, जिसे उर्दू में कायदा कहते हैं। इसी कायदे का जो प्लुरल होता है, जमा होता है, कलेक्शन होता है, उसूल का, ज़ाब्ते का मजमूआ होता है, उसे कवायद कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कायदा सिंगुलर है, वाहिद है, इसी का जमा हो गया कवायद, जो प्लुरल है, जमा है। अब आप समझ गए होंगे कि कवायद कुछ नहीं, कलेक्शन ऑफ उसूल है, कलेक्शन ऑफ ज़ाब्ता है, उसूल और ज़ाब्ते का मजमूआ है, क्योंकि ये जमा है। उर्दू जो है एक तरक्की याफ्ता ज़बान है। दिन ब दिन ये तरक्की पजीर है, काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है, काफ़ी मीठी ज़बान है। इसके सही लिखने बोलने के उसूल और ज़ाब्ते मुकर्रर हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं उर्दू में ज़ाब्ते के मुताबिक ही बोलेंगे, उसूल के मुताबिक ही बोलेंगे, तभी हमारे बात में वज़न होगा। ये सिखाता है हमें कवायद। जैसे लड़का आता है, लड़की आती है, इसको पलट दीजिए, लड़की आता है, लड़का आती है, आपका वज़न बिगड़ जाएगा, आपकी मजाक उड़ाने लगेंगे लोग, क्योंकि आपने कवायद को फॉलो नहीं किया। उर्दू कवायद का ताल्लुक जो है इन्हीं उसूलों से है। इसमें हम हरफ, फिर लफ्ज़, जुमलों की तकसीम, तारीफ, तश्कील सभी का ख्याल रखते हैं, तब जाके कवायद मुकम्मल होता है। ये जो उर्दू कवायद है उसके 5 अज्जा होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें हिज्जा, सर्फ, नहव, बयान, उरूज आते हैं। इल्मे हिज्जा, इल्मे सर्फ, इल्मे नहव, इल्मे बयान, इल्मे उरूज सभी पर हम आगे पढ़ेंगे। हालांकि कहा जाए तो पूरी की पूरी कवायद इन्हीं 5 अज्जा पर मुनहसर होती है। फिलहाल इन शॉर्ट हम जानने की इल्मे हिज्जा को ऑर्थोग्राफी कहते हैं। इसमें हुरूफ के हरकत का बयान होता है। सर्फ को इटिमोलॉजी कहते हैं। इसमें लफ्ज़ की तकसीम, गर्दान, इश्तिकाक व तश्कील से बहस की जाती है। नहव को सिंटैक्स कहते हैं। इसके तहत जुमले के अज्जा, उनकी तकसीम और जुमलों के बाहमी ताल्लुक और तरतीब का बयान होता है। बयान हेड्रोडिक, इसमें लफ्ज़ की फसाहत और जुमलों की बलागत से बहस की जाती है। इल्मे उरूज में नसर के बरअक्स इसका ताल्लुक शेर से है। इसके तहत शेर के वज़न से बहस की जाती है। इल्मे उरूज की तालीम शायर के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। नज़म हो, गज़ल हो, ये सब इल्मे उरूज पर मुनहसर है। ये था इन शॉर्ट कवायद के 5 अज्जा। अब हम मुकम्मल कवायद की ओर बढ़ रहे हैं। इसके अलग अलग पार्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हरफ के बारे में। हरफ जो होता है किसी भी ज़बान की सबसे छोटी इकाई होती है। अंग्रेज़ी में भी हरफ होता है, हिंदी में भी हरफ होता है। हिंदी में हरफ को वर्ण और अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट कहते हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं, ये इन्हीं हरफों का मजमुआ होता है। आप जो बोल रहे हैं उसके आप टुकड़े करेंगे, जो लिख रहे हैं उसके टुकड़े करेंगे, तो आखिर में जो बचेगा वो हर्फ है। हर्फ जो होता है दरअसल आवाज़ की अलामत होता है। असल में ये आवाज़ की तहरीरी अलामत ही होती है। यानी हम जो कुछ भी बोलते हैं उसको हम ज़रूर लिखेंगे। जैसे हमने बे बोला, ते बोला, बोतल बोला,
पानी बोला तो इसमें जो भी हर्फ आ रहा है उसे हम लिख सकते हैं, इसकी एक अलामत होती है। बे लिखना हो तो हम नीचे ही नुक्ता देंगे, ऊपर कभी नहीं दे सकते हैं। जिम लिखना हो तो बीच में ही नुक्ता देंगे, ऊपर कभी नहीं दे सकते हैं। यानी एक अलामत है, उसे ही आपको फॉलो करना है। इसे आप अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं लिख सकते, जो पहले से कायदा बना हुआ है उसी को फॉलो करना होगा। उर्दू में बहुत सारे हरूफ होते हैं, इसी हरूफ के मजमूए को हरूफ तहज्जी कहते हैं। यानी हरूफ तहज्जी क्या है? कलेक्शन ऑफ हरूफ है, यानी हरफों का मजमूआ है, ग्रुप ऑफ हर्फ है। अब जब ग्रुप है तो उसमें कई तरह के हर्फ हो सकते हैं। ख़ास तौर से देखा जाए तो हरफ तहज्जी में दो तरह के हरूफ होते हैं, पहला है मुफरद, दूसरा है मुरक्कब। हम बात करते हैं हरूफ तहज्जी की, तो उर्दू में कुल 51 हरूफ होते हैं। अलिफ से लेकर के ये तक जितने भी हरूफ हैं ये सब मुफरद कहलाते हैं। और कुछ हरूफ और होते हैं जिसका इस्तेमाल लिखने में होता है, ये हरूफ दो मुफरद हरूफ से मिलकर बनते हैं, इसलिए इसे मुरक्कब हरूफ कहते हैं। मुरक्कब का मतलब ही होता है मिला हुआ, मिलकर बनने वाला। ये जो आप देख रहे हैं मुफरद हरूफ, इनकी तादाद 36 है और मुरक्कब हरूफ की तादाद 15 है। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो 51 51 हो जाएगा। ये जो मुफरद हरूफ तहज्जी है ये अलिफ से लेकर के ये तक होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही हरूफ होता है, इसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। लेकिन मुरक्कब जो हरूफ तहज्जी है इसका टुकड़ा हो सकता है। बे और हे दोनों मिलकर के बे में हे लगा भे बनता है। पे और हे दोनों मिलकर के पे में लगा फे बनता है। इसे मुरक्कब कहते हैं क्योंकि दो मुफरद से मिलकर बनता है। देखा जाए तो इनकी तादाद 15 है। लिखने में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे आप भात लिखेंगे तो भे से लिखेंगे, फल लिखेंगे तो फे से लिखेंगे, थाली लिखेंगे तो थे से लिखेंगे। इसी तरह 60 में ठे, झाड़ू में झे, छाता में छे, दूध में धे, ढोलक में ढे। यानी जितने भी 15 मुरक्कब हरूफ हैं इनका इस्तेमाल लिखने में होता है। इसलिए आपको याद रखना है, हम अलग से मारूजी सवालातों के मजमुआ देंगे जिसमें आपका इआदा हो जाएगा। फिलहाल आप याद रखें कि हरूफ की तादाद कितनी है? 51, जिसमें मुफरद 36 हैं, मुरक्कब 15 हैं। दोनों को जोड़ के 51 हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे जो हम पढ़ेंगे वो है हरूफ के अक़साम, हरूफ की किस्में। हरूफ की बहुत सारी किस्में होती है, एक तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से, दूसरा माना के एतबार से। सीटेट के क्लास में तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से हरूफ के अक़साम को हमने पढ़ाया था, साथ ही साथ माना के एतबार से भी पढ़ाया था। आज हम तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से जानेंगे कि हरूफ की कितनी किस्में होती है। जितने भी हरूफ हैं उसमें कुछ हरूफ ख़ास तौर से अलिफ, नून, वाव, हे, ये, इनकी कुछ किस्म होती है और लिखने में, पढ़ने में अलग अलग जगह इनका अलग अलग इस्तेमाल होता है। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अलिफ के बारे में। अलिफ जो हरूफ है ये कितने तरह के होते हैं। अलिफ की दो किस्म होती है, पहला है अलिफ मकसूरा, दूसरा है अलिफ ममदूदा। ये दोनों अलिफ की ही किस्म है, लेकिन दोनों शक्ल में, लिखने में, पढ़ने में एक दूसरे से अलग होते हैं। अलिफ मकसूरा वो अलिफ है जिसकी आवाज़ सादा होती है। इसकी पहचान ये है कि इस पर मद नहीं होता। ये चाहे हरूफ के आखिर में आए, हरूफ के शुरुआत में आए, हरूफ के बीच में आए, इसमें मद नहीं होता है। इसे खींचकर नहीं पढ़ा जाता है, इसकी आवाज़ सादा निकलती है। जैसे अदब, अलिफ की आवाज़ है लेकिन सादा है। बाल, हवा, लेकिन जब अलिफ मर मद की अलामत आ जाए, उसे खींचकर पढ़ा जाए तो ये अलिफ ममदूदा हो जाता है। जैसे आम, आग, आप, आज, आस। ये जो मद है, सैम्बल आप देख रहे हैं, इसे मद कहते हैं। इसके आते ही इसे खींचकर पढ़ा जाता है। अगर ये मद नहीं होता तो हम पढ़ते अलिफ मीम जबर आम। अब ये हो गया अलिफ मद आ मीम आम। इसका इस्तेमाल जो होता है हिंदी के
आ के बराबर होता है। अलिफ ममदूदा अलिफ मकसूरा दोनों में क्या डिफरेंस है हमने जान लिया। खास तौर से अलिफ ममदूदा जो होता है लफ्ज़ के शुरुआत में आता है, लेकिन अरबी के कुछ अल्फाज है जिसके दरमियान में भी अलिफ ममदूदा आता है, जैसे कुरान, माल, ये सब अरबी के लफ्ज़ हैं जिसके बीच में अलिफ ममदूदा आता है, यानी मद वाली अलिफ आती है। यानी जहाँ कहीं भी आपको मद दिखाई दे वो अलिफ ममदूदा है, मद नहीं रहे तो अलिफ मकसूरा है। दोनों की बेसिक पहचान यही है। अलिफ के बाद हम बढ़ते हैं नून की तरफ। नून के भी दो अक़साम है, नून ज़ाहिर और नून गुन्ना। ज़ाहिर का मतलब होता है जो दिखता हो। नून ज़ाहिर, इसका तलफ़ुज़ जो होता है बिल्कुल ज़ाहिर और आयां होता है, यानी इसका तलफ़ुज़ ज़रा भी पोशीदा नहीं रहेगा, पूरी तरह से ज़ाहिर रहेगा। जैसे हमने कहा जान, पान, धान, यानी नून की आवाज़ पूरी तरह से निकल रही है, नून मुकम्मल तौर पर तलफ़ुज़ में आ रहा है, इसीलिए नून ज़ाहिर में नून जो होगा पूरी तरह से ज़ाहिर होगा। और इसकी पहचान भी यही है कि नून की आवाज़ ज़ाहिर हो। इसके ठीक उल्टा होता है नून गुन्ना, इसकी आवाज़ ज़ाहिर नहीं होती बल्कि नाक से निकलती है। जैसे हमने कहा आंगन, ये जो बाद वाला नून है पूरी तरह से ज़ाहिर है, लेकिन पहले वाला जो नून है इसकी आवाज़ नाक से निकलती है। हम आंगन नहीं बोल सकते, आंगन बोलेंगे, यानी नून की आवाज़ नाक से निकलती है। ये है पतंग, पलंग, यहाँ भी नून जो है ज़ाहिर नहीं बल्कि इसकी आवाज़ नाक से निकलती है। अगर हम इसे ज़ाहिर तौर पर बोले तो पतंग, पलंग, ये क्या अल्फाज सही है? बिल्कुल गलत है। हमें नून को ज़ाहिर नहीं करना है, तभी ये सही तौर पर तलफ़ुज़ हो पाएगा। यानी नून गुन्ना की पहचान ये है कि इसकी आवाज़ नाक से निकलती है, इसे हम ज़ाहिरी तौर पर नहीं बोल सकते। दूसरी पहचान नून गुन्ना की ये होती है कि जब ये लफ्ज़ के आखिर में आता है तो इस पर नुक्ता नहीं लगता। लफ्ज़ के बीच में आ जाए तो इसमें नुक्ता लगता है, इसकी आवाज़ नाक से निकलती है। लेकिन यही नून गुन्ना जब लफ्ज़ के आखिर में आता है तो इसकी आवाज़ तो नाक से निकलती ही है, लेकिन इस पर नुक्ता भी नहीं लगता। ये कहाँ, नेहाँ, जहाँ, ये सब जो लफ्ज़ है इसमें आखिर वाले नून में नुक्ता नहीं है, इसे नून गुन्ना कहते हैं। नून गुन्ना की पहचान ये है कि इसकी आवाज़ नाक से निकलती है। दूसरा, जब ये लफ्ज़ के आखिर में आता है तो इस पे नुक्ता नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब बढ़ते हैं वाव की तरफ। उर्दू में वाव की 3 किस्म होती है। पहला है वाव मारूफ, दूसरा है वाव मजबूल, तीसरा है वाव मादूदा। तीनों में क्या डिफरेंस है आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वाव मारूफ के बारे में। ये वो वाव होती है जिसे खींचकर पढ़ी जाती है। अगर हम इसके हिंदी की बात करें तो ये वाव जो होता है दीर्घ उकार की मात्रा के बराबर होता है। जहाँ कहीं भी दीर्घ उकार की मात्रा लग जाए वहाँ पर वाव मारूफ पोशीदा होता है। दूसरी खूबी यह है कि इसके ऊपर एक छोटी सी अलामत होती है जो उल्टा छे के बराबर होता है, जिसका इस्तेमाल हम हे के नीचे करते हैं। ये जो है खूब, वो, सु, और, चूर, लूत, ये सब वाव मारूफ की पहचान है। हिंदी में अगर आप लिखेंगे खूब तो किस तरह लिखेंगे? इस तरह लिखेंगे, दीर्घ उकार की मात्रा देंगे। यानी मैंने जो कहा था कि दीर्घ उकार की मात्रा जहाँ पर हो वो वाव मारूफ है। आप खूब को देखिए, यहाँ पर दीर्घ उकार की मात्रा है। आप पूर लिखिए, यहाँ में दीर्घ उकार की मात्रा आएगा, नूर में भी दीर्घ उकार की मात्रा आएगा। यानी जो मेरा ज़ाती तजर्बा है, जहाँ कहीं भी दीर्घ उकार की मात्रा है वो वाव मारूफ है, क्योंकि इसे भी खींचकर पढ़ा जाता है, वाव मारूफ को भी खींचकर पढ़ा जाता है। आइए हम बढ़ते हैं वाव मजहूल की तरफ। वाव मजहूल जो होता है इसे खींचकर नहीं पढ़ा जाता। हिंदी से अगर हम इसे तुलना करें तो ये जो बराबर होता है वो कार की अलामत के बराबर होता है।
हिंदी में जहाँ कहीं भी ओकार की मात्रा आती है उसे हम लिखने के क्रम में उर्दू में वाव का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने लिखा मोल, ये जो मोल है उर्दू में इस तरह लिखाएगा। शोर उर्दू में इस तरह लिखाएगा। वो सो, को हो, तो हो, दो हो। जहाँ कहीं भी ओकार की मात्रा है वहाँ पर वाव का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस वाव को आप खींच कर नहीं पढ़ सकते। इस ओकार की मात्रा को भी खींच कर नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए ये वाव मजहूल है। हिंदी से कंपैरिजन करके आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्म की तरफ, जो है वाव मादूला। अंग्रेजी में एक वर्ड होता है साइलेंट, जिसे लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, उसे उर्दू में मादूला कहते हैं। ये जो वाव मादूला है इसमें वाव लफ्ज में लिखे होते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते। जैसे खाब, वाव जो है मौजूद है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, बोलने के क्रम में वाव की आवाज़ नहीं आती है। ख्वाहिश, खुश, ऐसा लग रहा है कि हम जो है खे और सीन पढ़ रहे हैं, वाव नहीं पढ़ रहे हैं। खुर्शीद, यहाँ भी वाव पोशीदा है पढ़ने में लेकिन लिखा ज़रूर जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि वाव की तीन किस्म, वाव मारूफ में वाव खींचकर पढ़ा जाता है, वाव मजहूल में वाव को बगैर खींचे पढ़ा जाता है, वाव मादूला में वाव लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। वाव के बाद जो हम अगली किस्म को जानेंगे वो है हे। ये जो हे है इसकी दो किस्म होती है, एक होता है हाय मलफूजी, दूसरा है हाय मुख्तफी। मलफूजी यानी जो तलफ़ुज़ में आए, तलफ़ुज़ से बना है मलफूजी और मलफूजी बना है मलफूज से। यहाँ पर गुनाह, स्याह, पनाह को, यहाँ पर ए की आवाज़ निकल रही है, हे तलफ़ुज़ में आ रहा है, इसलिए ये सब के सब हाय मलफूजी हैं। दूसरा होता हाय मुख्तफी। मुख्तफी जो है तख़फ़ीफ़ से बना है, जिसका मतलब होता है पोशीदा, छुपा हुआ। इसमें आवाज़ जो है अलिफ की मालूम होती है लेकिन लिखा ये जाता है। जैसे बंदा, लिखना है बंदह लेकिन पढ़ना है बंदा। लिखना है गंदह, पढ़ना है गंदा। यानी हे लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। अलिफ की आवाज़ आती है। रिश्ता, लिखा जाता है रिश्ता, पढ़ा जाता है रिश्ता। लिखा जाता है किस्सा, पढ़ा जाता है किस्सा। यानी ये हो गया हाय मुख्तफी। हे के बाद हम बढ़ते हैं ये की तरफ। ये की भी दो किस्म होती है, याए मारूफ, याए मजहूल। हालांकि ये की तीसरी किस्म याए मादूला भी है, लेकिन बहुत कवायद में से इग्नोर किया जाता है। आइए फिर उसे अभी हम आपको बताएंगे। याए मारूफ का तलफ़ुज़ खींच कर किया जाता है। हिंदी से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो ये दीर्घ ई की मात्रा के बराबर होता है। जैसे हमने लिखा पानी, नौ में दीर्घ ई की मात्रा है, इसलिए हम जो है इसका उच्चारण भी खींच कर करते हैं। पेनी, पा, नु, ये जर्नी, पानी, रोटी, घाटी, सब में जो है दीर्घ ई की मात्रा आती है। ये दीर्घ ई की मात्रा अक्षर के आखिर में न आकर बीच में भी आती है। जैसे किसी ने लिखा जीत, ज दीर्घ जी आता जीत। यहाँ पर भी हम ये का इस्तेमाल करेंगे और इसे खींचकर पढ़ेंगे। जीत, मीत, अमीर, नसीब, करीब। जहाँ कहीं भी दीर्घ ई की मात्रा आती है हिंदी में, हम उस ये को खींचकर पढ़ते हैं। इसे ही याए मारूफ कहते हैं। ये की तीसरी किस्म है याए मजहूल। याए मारूफ के बाद हम जानते हैं याए मजहूल को, इसकी आवाज़ सादा होती है, इसे खींचकर नहीं पढ़ी जाती। हिंदी से तुलना करें तो ये एक आर की मात्रा के बराबर होता है। जैसे हमने लिखा रेत, जैसे हमने लिखा रेर, यहाँ पर एक आर के जगह उर्दू में ये का तो इस्तेमाल होता है, लेकिन इस ये को खींचकर नहीं पढ़ा जाता। गहरे, पहरे, पर्दे, एक, हर जगह एक आर की मात्रा आती है, लेकिन उस एक आर की मात्रा के बदले हम ये दो लिखते हैं,
لیکن اس یہ کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھتے، سادہ آواز نکلتی ہے، اسے ہی یائے مجهول کہتے ہیں۔ یہ جو یائے معروف ہے یہ لفظ کے درمیان بھی آتا ہے، ایسے وقت میں اس کے نیچے کھڑا زیر کی علامت آتی ہے تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہمیں اسے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اگزامپل کے طور پر ہم لکھیں گے جھیل، جھ درگی جھیل، جھیل، درگی کے بدلے ہم یہ لکھتے ہیں، اسے کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو کیسے کھینچ کر پڑھنا ہے یہ علامت بتلاتا ہے۔ یہ کی تیسری قسم ہوتی ہے یائے معطولہ، اس میں یہ لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، جیسے ہم نے لکھا موسیٰ، اس میں یہ پڑھا نہیں جائے گا، یہ سائلنٹ ہے۔ سیکھا زبر سا، عیسیٰ، اس میں بھی سین کھڑا زبر سا، یہ پڑھا نہیں جائے گا۔ دوستو ابھی ہم نے آپ کو قواعد، حروف اور حروف کے اقسام سے تعارف کرایا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ کمپلیٹ تیاری کے لیے وششٹ شکشک سکشمتا پریکشا کمپلیٹ نوٹس کے لیے آپ ہم سے ضرور سمپرک کریں 7631314948 پر۔ پاٹھکرم آدھارت سمپورن ادھیان سامگری کے مادھیم سے کم سمے میں آپ بہتر تیاری کر پائیں گے اور اپنی سفلتا سنشچت کر پائیں گے اور راج کرمی کا سپنا آپ کا پورا ہو پائے گا۔ دوستو اس سکشمتا پریکشا کے نوٹس اور اپڈیٹ کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.teacherahmed.com کو بھی وزٹ کریں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے اینڈرائڈ ایپ ٹیچر رحمت کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کریں، اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک امیزنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ، دھنیہ واد۔